तो बच्चों, आज की क्लास में अपन जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है वेक्टर। तो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि फिजिकल क्वांटिटी दो तरह की होती हैं। एक हमारी स्केलर क्वांटिटीज होती हैं और एक हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती हैं। तो बच्चों, फिजिकल क्वांटिटी पहले समझते हैं। फिजिकल क्वांटिटी क्या है? कोई भी ऐसा फिनोमेना जो हो रहा है और हम उसको मैथमेटिकली मेजर कर सकें। जैसे आप स्कूल से घर आए तो आपने कुछ डिस्टेंस कवर किया, ठीक है, और फॉर एग्जाम्पल आप एयर कंडीशनर यूज कर रहे हैं, ठीक है, गर्मी का मौसम, आपने एसी चलाया, तो एसी के रिमोट में आपके पास टेम्परेचर की सेटिंग होती है। आप 16 डिग्री रख सकते हो, आप 20 डिग्री रख सकते हो। तो ये जो टेम्परेचर है ये तो एक फिनोमेना है और हम इसको डिग्री सेल्सियस में मैथमेटिकली मेजर कर रहे हैं, वो उसका यूनिट है। तो हम किसी भी चीज को अगर मेजर कर सकते हैं मैथमेटिकली तो हम उसको फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं, ठीक है। अब देखो, जो स्केलर क्वांटिटी होती हैं वो कौन सी होती हैं? जैसे कि मास होता है ना, टेम्परेचर हो गया, किसी का वेट हो गया, कहीं से डिस्टेंस हो गया। तो इस तरह की जो क्वांटिटीज हैं इनको ऐड करें हम या सब्ट्रैक्ट करें या मल्टीप्लाई करें, ठीक है, ये बहुत इजी है क्योंकि इसमें हम एक बेसिक अरिथमेटिक्स यूज करते हैं, है ना। बेसिक अरिथमेटिक्स मतलब हमारा जो नॉर्मल एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन होता है, हम उसी को यूज करते हैं। बट जब हम बात करते हैं वेक्टर्स की, देखो वेक्टर कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर वो क्वांटिटी है जो सिर्फ एक मैथमेटिकल वैल्यू पे डिपेंडेंट नहीं है। मैथमेटिकल वैल्यू को हम क्या बोलते हैं फिजिक्स में? हम जनरली मैग्नीट्यूड वर्ड का यूज करते हैं, है ना। जैसे टेम्परेचर को मैंने बोला 20 डिग्री सेल्सियस है, तो 20 क्या है? एक नंबर है, तो उस नंबर को हम क्या बोलेंगे? मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो मैं यहां लिख देता हूं कि जो स्केलर क्वांटिटीज होती हैं, स्केलर क्वांटिटीज जो होती हैं उसमें सिर्फ एक ही कंपोनेंट होता है, वो होता है मैग्नीट्यूड, ठीक है। और जो हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती हैं, ठीक है, जो हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती हैं उनमें क्या होते हैं? उसमें हमें दो इंफॉर्मेशन पता चलती है। मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी पता चलता है, ठीक है। तो हम जानेंगे कैसे पता चलता है। तो हम यहां लिख देते हैं मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं वेट की, मैंने वेट को की बात की, तो वेट में देखो, जो एक जनरली आम तौर पे हम जब वेट की बात करते हैं तो हम सिर्फ एक नंबर को यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल 60 केजी। तो केजी बोलना सही नहीं, क्योंकि वेट एक तरह का फोर्स होता है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। इट इज द फोर्स विथ विच अर्थ अट्रैक्ट्स अस, है ना। अर्थ हमें जिस फोर्स से अट्रैक्ट करता है, तो हम तो असल में मास को ही डिनोट कर रहे हैं। बट अगर मैं 60 केजी बोलूं तो दैट इज जस्ट द मास, ठीक है। बट वेट एक्चुअली क्या है? एक फोर्स है, और फोर्स का एक स्पेसिफिक डायरेक्शन है, जैसे कि इस केस में टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, ठीक है। अब और एग्जांपल देखो, जैसे आप अपने घर की छत पे गए, ठीक है, आपने एक बिल्डिंग को स्पॉट की। लेट अस से एक बच्चा था राम, और राम के घर से उसका स्कूल की बिल्डिंग दिखती थी दूर, ठीक है। तो वो अपने घर की छत पे जाता है और वो अपनी स्कूल की बिल्डिंग को पॉइंट आउट करता है, और वो क्या बोलता है? वो बोलता है कि मेरी जो स्कूल की बिल्डिंग है वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, ठीक है। हमारे चार डायरेक्शन होते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ठीक है। तो ये जो चार डायरेक्शन है, इसकी हेल्प में से हम किसी डायरेक्शन को डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो ऐसी कई फिजिकल क्वांटिटी होती हैं जहां पे हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड नहीं पता होता है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमें डायरेक्शन भी पता होता है, और उस डायरेक्शन की भी अपनी सिग्निफिकेंस होती है, ठीक है। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी को हम स्केलर के तरह से ट्रीट नहीं कर सकते, क्योंकि स्केलर में देखो, हम किसी भी दो नंबर्स को सिंपली ऐड कर लेते थे, सब्ट्रैक्ट कर लेते थे, है ना, मल्टीप्लाई कर लेते थे, डिवाइड कर लेते थे। बट यहां पे वो अरिथमेटिक्स जो हम स्केलर के लिए यूज करते थे वो नहीं यूज होगा। यहां पे हमें एक दूसरे तरह का मैथमेटिक्स समझना पड़ेगा, ठीक है। तो हम इसको, इस चैप्टर में हम इस तरह के मैथमेटिक्स जिसको हम वेक्टर अलजेब्रा बोलते हैं उस पे हम ज्यादा फोकस रखेंगे, ठीक है। तो वेक्टर अलजेब्रा में जाने के पहले मैं तुम्हें डायरेक्शन की इंपॉर्टेंस को समझाता हूं कि डायरेक्शन को हम किस तरह से विजुलाइज कर सकते हैं, है ना। तो बच्चों, आपको पता होगा कि फिजिक्स की जो सबसे अच्छी किताब है वो एच सी वर्मा, है ना। और वहां पे डायरेक्शन के लिए यही इलस्ट्रेशन यूज किया जाता है जो मैं आप लोग को बताने वाला हूं। तो बच्चों, आप इमेजिन करो कि एक क्लैंप लगा हुआ है, ठीक है, और ये क्लैंप में एक रॉड लगी हुई है, ठीक है। तो हम लिख देते हैं कि ये है एक ट्रांसपेरेंट
ट्रांसपेरेंट रॉड। और बच्चों ये जो ट्रांसपेरेंट रॉड है, ठीक है, इसमें मैं एक बॉल को रख देता हूं। मैंने एक रेड कलर की मैंने बॉल यहां पे लाके रख दी, ठीक है। अब ये जो रेड बॉल है इसको हम दे देते हैं कोई वेलोसिटी, ठीक है। अब वेलोसिटी वर्ड का पे ध्यान देना, वेलोसिटी वर्ड अपने आप में एक वेक्टर है ना। जो स्पीड होती है वो सिर्फ एक नंबर होता है, बट उस स्पीड का हम अगर एक स्पेसिफिक डायरेक्शन बता दें, ठीक है, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच का अगर एक स्पेसिफिक डायरेक्शन बता दें तो वो एक वेक्टर बन जाता है जिसको हम बोलते हैं वेलोसिटी। और हम लोग ऐसे वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी को एक एरो मार्क के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो हम इन चीजों पे आएंगे, पहले इस एग्जांपल को देखते हैं। तो देखो ये जो बॉल है इसके पास कोई एक वेलोसिटी है, टुवर्ड्स राइट डायरेक्शन ये जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। अब यहां पे एक ऑब्जर्वर ले लेते हैं। तो ये एक आदमी है जो कि इस बॉल को ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है। ये हमारा हो गया ऑब्जर्वर, और ऑब्जर्वर बैठा हुआ है ग्राउंड पे, ठीक। अब ऑब्जर्वर ग्राउंड पे बैठा हुआ है। अब देखो यहां पे ये जब बॉल को देखेगा तो इसे क्या लगेगा कि बॉल राइट डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। बट हम मानते हैं इस सिचुएशन में थोड़ा सा वेरिएशन लाते हैं। हम इस सिचुएशन में ये वेरिएशन ला सकते हैं कि हम मानते हैं कि ये जो क्लैंप है इस ट्रांसपेरेंट रॉड को ऊपर के डायरेक्शन में खींच रहा है, ठीक है। तो ऊपर के डायरेक्शन में भी इसको वेलोसिटी दे देते हैं, लेट अस से 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक। तो बच्चों यहां पे t इक्वल टू 0 पे जब टाइम चालू हुआ, जब ऑब्जर्वर ने ऑब्जर्वेशन को चालू किया, इस बॉल के मोशन को ऑब्जर्व करना चालू किया, उस समय दो तरह के मोशन चालू होते हैं, है ना। हमारा पहला मोशन तो होता है क्लैंप का ऊपर जाना, और हमारा दूसरा मोशन होता है ये बॉल का राइट डायरेक्शन में स्लाइड होना या फिर रोल होना। तो सवाल इस सिचुएशन में ये है कि ये जो ऑब्जर्वर है जब ये इस बॉल को देखेगा तो उसे क्या फील होगा, उसे क्या लगेगा कि किस डायरेक्शन में बॉल मूव कर रही है। तो हम अगर इस बॉल को अलग से बनाएं, ठीक है, आप इस बॉल को अलग से बनाओ तो आप देखोगे कि बॉल एक्स एक्सिस के अलोंग भी मूव कर रही है ना। जो हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन होता है उसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। तो ये एक्स एक्सिस के अलोंग भी मूव कर रही है, और ये साइमल्टेनियसली साथ ही साथ वर्टिकल मोशन भी कर रही है, वाई एक्सिस के अलोंग भी मूव कर रही है, ठीक है। तो ये बॉल का मूवमेंट ऑब्जर्वर को कैसा दिखेगा, जो कि ग्राउंड फ्रेम पे है। अच्छा, आप इस बात को ध्यान रखना कि हम किस फ्रेम में बैठे हुए हैं, मतलब किस जगह से ऑब्जर्वेशन हो रहा है उसकी भी इंपॉर्टेंस होती है, ठीक है। तो अलग अलग फ्रेम में बैठे हुए लोगों का ऑब्जर्वेशन अलग अलग होगा, बट फिलहाल इस सवाल में हम ग्राउंड फ्रेम की बात कर रहे हैं। तो बच्चों जो ग्राउंड फ्रेम में ऑब्जर्वर है उसे लगेगा बॉल का डायरेक्शन ये है, ठीक। ये उसको डायरेक्शन ऐसा दिखा। तो यहां पे समझने वाली बात यह है कि दो वेलोसिटी थी, एक एक्स एक्सिस के अलोंग, इसे मैं बोल देता हूं v1, और एक y एक्सिस के अलोंग ये हो गया v2, ठीक है। तो ये क्या है, ये वेलोसिटी तो वो वेलोसिटी है जो ऑब्जर्वर ने देखी, ये वेलोसिटी इन दोनों वेलोसिटी का मिक्सचर है, मतलब रिजल्टेंट बोलते हैं हम इसे। जब हम बोलेंगे v1 प्लस v2, ठीक है, तो इससे जो आंसर आएगा हमारा v वेलोसिटी, वो इस ऑब्जर्वर की देखी हुई वेलोसिटी है। तो आप इस क्वेश्चन में, इस सिचुएशन में आप ये समझ सकते हैं कि ये नॉर्मल मैथमेटिक्स से 1+2 से नहीं आ सकता। अगर मैं बोल देता कि यहां पे इसकी क्लैंप की वेलोसिटी जो थी जिससे वो ट्यूब को ऊपर के डायरेक्शन में ले जा रहा था वो था 1 मीटर पर सेकेंड, और यहां पे था 2 मीटर पर सेकेंड, तो नॉर्मल मैथमेटिक्स से तो हम 1+2 करते थे, तो ये 1+2 से आंसर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो तो स्केलर एडिशन है, हमें यहां पे डायरेक्शन को भी ऐड करना है। तो इस तरह की जो चीजें हैं वो वेक्टर में समझना हमें पड़ेगा, ठीक है। तो आगे जाने के पहले हम एक काम कर सकते हैं कि हम कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं जिससे हम डायरेक्शन का सेंस थोड़ा अच्छा कर सकें, है ना। तो देखो एक
ऐसा एग्जाम्पल है जिससे आप रिलेट कर सकते हो, नॉर्मल लाइफ से है क्योंकि। अब ये सोचो कि एक ब्लॉक रखा हुआ था, ठीक है, जिसका मास है m। अब इस ब्लॉक को हमने दो अलग अलग फोर्सेस दिए, ठीक है, हमने एक फोर्स दिया F1 और हमने एक फोर्स दिया F2, ठीक। अब बच्चों आपको पता है कि जिस डायरेक्शन में फोर्स देंगे ब्लॉक को, और लेट अस से ये एक फ्रिक्शनलेस प्लेन पे रखा हुआ है ना। अभी मैं प्लेन को नहीं बनाता क्योंकि ये यहाँ पे 3 डायमेंशनल प्लेन है, तो अभी हम बस ऐसा समझते हैं कि कोई फ्रिक्शन नहीं एक्ट कर रहा है, बस एक मास m रखा हुआ है और इस पे दो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, F1 और F2। तो आपको पता है जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शन में क्या होगा, ब्लॉक का मोशन होगा, ठीक है। तो F1 जो फोर्स है आपको देख के पता चल रहा है ये एक्स एक्सिस के अलोंग लग रहा है, मतलब ब्लॉक मेरा इसकी वजह से, अगर सिर्फ F1 लगता तो ब्लॉक इसकी वजह से ऐसे मूव करता है ना। हम चाहें तो इसको अलग से बना सकते हैं कि अगर ब्लॉक में सिर्फ F1 फोर्स लगाएंगे तो उसकी वजह से ब्लॉक कैसे मूव करेगा, इधर आके रुक जाएगा, मतलब इधर जाते जाएगा जब तक फोर्स लगेगा, है ना, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। बट मेन बात है इसका मोशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो यहां पे इसका मोशन हो गया। अब मैं अगर बोलूं ये जो मास है इसमें सिर्फ F2 लगता तो किस डायरेक्शन में मोशन होता, इस डायरेक्शन में मोशन होता, है ना। तो सिर्फ F1 के लगने से हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग मोशन हो रहा था और सिर्फ F2 के लगने से वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन हो रहा था। पर इस सिचुएशन में F1 और F2 दोनों एक्ट कर रहे हैं, तो ऐसे में कैसे मूव करेगा, तो ये बस ये पुराने एग्जांपल की तरह है, ठीक है, जहां पे आपने दो अलग अलग वेक्टर का सम किया था, तो हमारा ब्लॉक यहां पे इस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो ब्लॉक की अगर इनिशियल पोजीशन ये थी तो फाइनल पोजीशन इस तरह हो जाएगी, ठीक है। तो ये मैंने आपको इसीलिए बताया ताकि आप समझ सकें कि दो वेक्टर के सम से क्या होता है ना। तो दो वेक्टर के सम से दोनों का इफेक्ट पड़ता है। तो यहां पर F1 का इफेक्ट से ये वाला मोशन हुआ और F2 के इफेक्ट से ये वाला मोशन हुआ, ठीक। तो ये वेक्टर का एसेंस था, ठीक है। अब हम चलते हैं वेक्टर की को एक्चुअली स्टार्ट करने जा रहे हैं हम, तो हम इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो बच्चों आप इसको डेफिनेशन को लिख सकते हैं। तो वेक्टर क्वांटिटीज की डेफिनेशन क्या होती है, देखो, these are the quantities, these are the quantities that are represented by both scalar, sorry, both magnitude and direction, ठीक है। तो आपको यहां पे जितनी भी वेक्टर क्वांटिटी मिलेंगी उसका एक मैग्नीट्यूड होगा, मतलब जो एक नंबर होगा, जैसे 20, 30, 40, 50, -10, -6, 0, है ना, एक ऐसी हमारी मैग्नीट्यूड होगी। और साथ में उस मैग्नीट्यूड के अलावा उस क्वांटिटी के पास क्या होगा, एक डायरेक्शन भी होगा, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल बहुत हैं। हम देखो आगे के चैप्टर में हम एक एक करके सारी फिजिकल क्वांटिटीज को पढ़ेंगे जितनी भी मैं अभी लिखने वाला हूं, जैसे कि वेलोसिटी, वेलोसिटी के अलावा हो गया फोर्स, फोर्स के अलावा हो गया मोमेंटम, है ना। तो ऐसी तमाम क्वांटिटीज जो हैं वेक्टर क्वांटिटी होती हैं। तो बच्चों यहां पे इसको किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो एक अगर मैं स्पीड की बात करूं और वेलोसिटी की बात करूं तो उसमें एक डिफरेंस क्या होता है, हम स्पीड को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं और हम वेक्टर को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपको यह समझना पड़ेगा कि जो रिप्रेजेंटेशन है ना,
रिप्रेजेंटेशन जो है वो कैसे किया जाता है? रिप्रेजेंटेशन किया जाता है विथ एन एरो साइन। मतलब अगर कोई भी वेक्टर ए है तो इसमें एरो साइन बताया जाएगा। एरो साइन को इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि एरो साइन से पता चलता है कि डायरेक्शन की भी बात हो रही है ना। और कई बुक्स देखो, किताबों में भी लिखा होता है कि अलग अलग तरीके भी हो सकते हैं। कुछ किताबें क्या करती हैं, बोल्ड लेटर में वेक्टर क्वांटिटी को लिख देती हैं। तो उन किताबों में शुरुआत के चैप्टर में लिखा होता है कि हम बोल्ड लेटर को यूज करेंगे, ठीक है। कुछ इसको इटैलिक्स में लिख देते हैं। तो अलग अलग तरीके हैं, पर जो सबसे स्टैंडर्ड तरीका है वो है एरो साइन का यूज करना। तो हम यही मेथड को फॉलो करेंगे, ठीक है। अब मैं बात करूं वेक्टर क्वांटिटी की, तो यहां पे कुछ चीजों को समझना पड़ेगा कि क्या डिफरेंस होता है एक जनरल स्केलर और वेक्टर में, ठीक है। तो हम कुछ बेसिक डिफरेंस को समझते हैं। जैसे कि बच्चों, आपको पता है कि डिस्टेंस क्या होता है। कोई भी दो पॉइंट के बीच का अगर कोई भी जो पाथ ट्रेवल्ड है, द लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बिटवीन टू पॉइंट्स, उसको अपन क्या बोलते हैं? डिस्टेंस बोलते हैं। लेट अस से एक पॉइंट था ए, है ना, और एक पॉइंट था बी। तो एक आदमी है वो ऐसे गया और उसके बाद ऐसे चले गया, ठीक। तो लेट अस से यहां से यहां तक था 3 मीटर और यहां से यहां तक था 2.5 मीटर, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस को मैं ए बी लिखूंगा, है ना। तो वो डिस्टेंस क्या होगा? 3 + 2.5 5.5 मीटर, करेक्ट। और अगर मैं बात करूं डिस्प्लेसमेंट की, तो देखो डिस्प्लेसमेंट आप कैसे निकालोगे? पहले आप इसके बीच का एंगल निकालोगे, उसकी तरह हेल्प से कैलकुलेट करोगे। तो ये सब मेथड तो हम आगे सीखेंगे। लेट अस से अभी कुछ भी एक इस तरह से 4.5 मीटर है ना, ये अप्रोक्सीमेटली अज्यूम कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो लेट अस से डिस्प्लेसमेंट है, तो यहां पे हम डिस्प्लेसमेंट को किस तरह से लिखेंगे? ए बी वेक्टर इज इक्वल टू 4.5 मीटर, है ना। और डायरेक्शन को भी स्पेसिफाई कर देंगे नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। डायरेक्शन को स्पेसिफाई करने के थोड़े और एडवांस तरीके होते हैं, जैसे कि हम एग्जैक्टली इस एंगल के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। हम आगे यूनिट वेक्टर समझेंगे, मतलब एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस और जेड एक्सेस, इन तीनों के अलोंग ये कितना कितना मैग्नीट्यूड रखता है, उसके टर्म्स में भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये सब तो हम आगे सीखेंगे, बट फिलहाल हम ये समझ सकते हैं कि देखो बच्चों, हमने ए बी इक्वल टू 5.5 लिख दिया, ठीक है। मतलब एक आदमी ए से इस पॉइंट तक गया, लेट अस से ये पॉइंट ओ तक गया, और पॉइंट ओ से बी तक गया, तो इसने कितना डिस्टेंस कवर किया? 5.5 मीटर, ठीक है। तो यहां पे मैं क्या बी ए इक्वल टू 5.5 भी लिख सकता हूं? भाई बी से ओ जाएगा और ओ से फिर ए जाएगा, तो भी तो वो सेम ही चीज है ना। तो हम, ये भी करेक्ट है। इफ दिस इज करेक्ट देन दिस इज ऑल्सो करेक्ट। पर वेक्टर के टर्म्स में ये चीज नहीं लिखी जा सकती। अगर आप यहां पे मैं क्या बोल सकता हूं? ए बी इज इक्वल टू बी ए, है ना। पर अगर मैं ए बी वेक्टर की बात करूं, तो ए बी वेक्टर को क्या मैं बी ए वेक्टर लिख सकता हूं? देखो ए बी वेक्टर क्या बता रहे हैं कि ए से बी के डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। और बी ए वेक्टर क्या बता रहे हैं कि बी से ए डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है। तो ए बी वेक्टर इज नॉट इक्वल टू बी ए वेक्टर, ठीक है, क्योंकि यहां पे डायरेक्शन रिवर्स हो जा रहा है। इनफैक्ट हम तो यहां पे ये भी बोल सकते हैं कि ए बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस बी ए वेक्टर। तो यहां पे आपको यह समझना पड़ेगा कि डिस्टेंस में ए बी इज इक्वल टू बी ए था, बट यहां पे ए बी वेक्टर इज नॉट इक्वल टू बी ए वेक्टर, ठीक है। तो इसमें एक और पॉइंट को हम समझ सकते हैं। वो पॉइंट ये है कि जब मैं ए बी वेक्टर बोलता हूं, तो यहां पे दो चीज है। ए हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? जो लेटर पहले आ रहा है वो हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है इनिशियल पॉइंट। तो ये मेरा हो गया इनिशियल पॉइंट, और बी हमारा क्या हो गया? फाइनल पॉइंट। तो जब मैं बी ए वेक्टर की बात कर रहा हूं, तो बी इनिशियल हो गया और ए क्या हो गया? हमारा फाइनल पॉइंट हो गया। तो मतलब यहां पे जो चीजें हैं वो रिवर्स हो गई। तो आप क्या समझे? ए बी वेक्टर इज नॉट इक्वल टू बी ए वेक्टर। हम रिप्रेजेंटेशन का तरीका समझ गए, ठीक है। तो बच्चों अब इसके आगे हम वेक्टर को थोड़ा और समझते हैं, है ना। तो
जब बात करते हैं वेक्टर की, एक टर्म आता है इक्वल वेक्टर, है ना। तो इक्वल वेक्टर की अपनी इंपॉर्टेंस है। इंपॉर्टेंस क्यों है मैं समझाता हूं कि जनरली हम जब किसी वेक्टर को ड्रॉ करते हैं, अगर मैं पेपर में एक वेक्टर को ड्रॉ किया, लेट अस से मैंने इस तरह से ड्रॉ किया, एक ये पी वेक्टर को ड्रॉ किया, तो जब मैं ड्रॉ कर रहा हूं तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जो लेंथ है इस लाइन की वो इसके मैग्नीट्यूड को बता रही है ना। अगर मैं पी वेक्टर को इस तरह ड्रॉ कर रहा हूं और क्यू वेक्टर को इस तरह से ड्रॉ कर दे रहा हूं, तो मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि क्यू वेक्टर बड़ा है मैग्नीट्यूड में, ठीक है। अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो क्यू वेक्टर बड़ा है पी वेक्टर से, ठीक। तो ये ड्रॉ करने में हम ये सिग्निफिकेंस को रिप्रेजेंट करते हैं, और खासकर जब एक से ज्यादा वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक साथ। तो बच्चों आप इस पॉइंट को लिख सकते हैं दैट द लेंथ ऑफ द लाइन ड्रॉन रिप्रेजेंट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। तो आता हूं मैं इक्वल वेक्टर पे। अब इक्वल वेक्टर क्या होता है? तो बच्चों इक्वल वेक्टर आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो? अगर आपको मैंने एक वेक्टर दे दिया, लेट अस से मैंने आपको एक वेक्टर दे दिया ऐसा, और मैंने बोल दिया ये ए वेक्टर है, तो इक्वल वेक्टर का बोलने का मतलब है आप एक दूसरा वेक्टर बनाइए, पर जो दूसरा वेक्टर हो वो पहले के बराबर हो। अब वेक्टर में आपको पता है दो ही इंफॉर्मेशन होती हैं। वो क्या दो इंफॉर्मेशन होती है? एक तो है इसका मैग्नीट्यूड, है ना, जो कि हम लेंथ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और दूसरी चीज होती है वो कौन सा डायरेक्शन बता रहा है। तो मुझे अगर इसका एक इक्वल वेक्टर निकालना होगा तो मैं क्या करूंगा, मैं इसका पैरेलल ट्रांजिशन कर दूंगा। मतलब आप इस तरह समझिए, मैं इसको उठाया और पैरेलली कहीं भी जाके रख दिया। मैं चाहूं तो इधर जाके रख सकता हूं, यहां जाके रख सकता हूं, बट आपको बस इसको उठाना है और पैरेलली शिफ्ट करना है, ठीक है। तो मैं इसको इस डायरेक्शन में शिफ्ट कर देता हूं, ये हो गया बी वेक्टर। तो ए वेक्टर का बी वेक्टर से इक्वल होना, या फिर बी वेक्टर का ए वेक्टर से इक्वल होने की सिर्फ दो कंडीशन है। आपको इसका मैग्नीट्यूड इक्वल रखना है और आपको इसका डायरेक्शन इक्वल रखना है। तो हम इसके डेफिनेशन भी इसी तरह से लिख लेते हैं। टू वेक्टर्स आर इक्वल if they have same magnitude and direction. An equal vector, तो इक्वल वेक्टर हम फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं किसी एक गिवन वेक्टर के लिए? पैरेलल ट्रांजिशन करके। तो मैं लिखूंगा एन इक्वल वेक्टर कैन बी फाउंड बाय पैरेलल ट्रांजिशन ऑफ गिवन वेक्टर, ठीक है। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट इक्वल वेक्टर का। अब इक्वल वेक्टर के अलावा हम एक और तरह के वेक्टर को समझ सकते हैं जो कि होता है नल वेक्टर। तो अगर किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ही जीरो है, सिंपल भाषा में अगर उसका मैग्नीट्यूड जीरो है तो उसे नल वेक्टर बोलेंगे। और देखो मैग्नीट्यूड जीरो है तो उसके डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं बनता, है ना, क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड ही जीरो है तो वो डायरेक्शन कुछ भी हो उसका इफेक्ट तो होगा ही नहीं, है ना। मैग्नीट्यूड जीरो है तो मतलब इफेक्ट नहीं होगा। तो हम ये बोल सकते हैं null vector, it's a vector with zero magnitude, ठीक है। अगर एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो है तो उसे हम क्या बोलेंगे? नल वेक्टर बोलेंगे। इट्स डायरेक्शन हैज नो सिग्निफिकेंस। तो इसके डायरेक्शन का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। तो बच्चों इक्वल वेक्टर पढ़ लिया, नल वेक्टर पढ़ लिया, ठीक है। तो इसके बाद और भी कई तरह की चीजें हो सकती हैं कि अगर आपको एक वेक्टर गिवन है तो आप उसका नेगेटिव वेक्टर भी फाइंड आउट कर सकते हैं।
तो अभी जिस तरह से मैंने आपको समझाया था कि हमारे पास ए बी वेक्टर था, तो वहां पे अगर हम इनिशियल और फाइनल पॉइंट को स्वैप कर दें, मतलब इनिशियल की जगह फाइनल को रख दें और फाइनल की जगह इनिशियल को रख दें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव वेक्टर आ जाएगा। जैसे अगर एक वेक्टर ऐसा गिवन है ना, तो आप बस इसको पैरेलल ट्रांसपोर्ट कीजिए, इसका मैग्नीट्यूड आप सेम रखो, जो लेंथ है वो सेम रखो, बस इसका डायरेक्शन क्या है आप ऑपोजिट कर दो, तो हम क्या बोल सकते हैं कि बी वेक्टर इज माइनस ऑफ ए वेक्टर, तो ये नेगेटिव वेक्टर हो गया। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसको अलग से लिखाने की जरूरत नहीं है। अब हम आते हैं एल्जेब्रिक ऑपरेशन पे। ठीक है, तो बच्चों जैसे मैंने आपको बताया कि जो आपका नॉर्मल एल्जेब्रा था, जो हम स्केलर के लिए यूज कर सकते थे, जैसे दो डिस्टेंस को ऐड करना हो, किसी एक टेम्परेचर को दूसरे टेम्परेचर से माइनस करना हो, तो एक जो नॉर्मल अरिथमेटिक्स था वो यहाँ पे यूज नहीं होगा। यहाँ पे हमें एक दूसरे तरह का एल्जेब्रा यूज करना पड़ेगा, और उस एल्जेब्रा को हम बोलते हैं वेक्टर एल्जेब्रा। तो वेक्टर एल्जेब्रा को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों जब बात होती है वेक्टर अलजेब्रा की, जो हमारा पहला रूल है या फिर पहला ऐसा थ्योरम है जिसे हम वेक्टर के एडिशन की एक सेंस को समझ सकते हैं, है ना, कि दो वेक्टर ऐड होते हैं तो वो कैसे दिखते हैं, किस डायरेक्शन में उसका मैग्नीट्यूड होता है ना, या फिर अप्रोक्सीमेटली किस तरह की लेंथ होती है। हम एग्जैक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते इस रूल से जो मैं पढ़ाने वाला हूं, बट हम एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड को भी कैलकुलेट आगे कर पाएंगे। तो जो पहला हम रूल पढ़ते हैं उसका नाम है ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है, तो पहला जो रूल है वो है ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। अब ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है, तो अब देखो कि अगर मुझे एक वेक्टर दे दिया जाए, है ना, अच्छा अभी मुझे अगर एक वेक्टर दे दिया जाए ए वेक्टर, और मुझे एक वेक्टर दे दिया जाए बी वेक्टर, ठीक है, अभी किस तरह से अरेंज है इसको देखना जरूरी है। जब हम एक वेक्टर बनाते तो हम इस पॉइंट को बोलते हैं टेल ऑफ द वेक्टर, इस पॉइंट को हम बोलते हैं हेड। ठीक है, ये पीछे वाला टेल हो गया, और जिस डायरेक्शन में जाके वो एंड हो रहा है वो उसका हेड हो गया। तो जब दो वेक्टर इस तरह से अरेंज है कि पहले वाले का हेड, है ना, दूसरे वाले के टेल से कोइंसाइड करे, तो उस केस में हम इन दोनों के रिजल्टेंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। रिजल्टेंट मतलब उन दोनों वेक्टर का जो सम होता है ना, उसके दो चीजों को आप ऐड करते हो तो उसका एक कंबाइंड इफेक्ट जो मिलता है उसे हम क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट। जैसे हमने पुराने एग्जांपल्स में क्या देखा था, दो अलग अलग फोर्सेस अलग अलग डायरेक्शन में एक्ट कर रहे थे और उनका एक कंबाइंड इफेक्ट था, है ना। जब मैंने आपको ब्लॉक का केस बताया था तो मैंने आपको क्या बताया था कि ब्लॉक में एक F1 इस डायरेक्शन में था और F2 इस डायरेक्शन में था, बट इनका कंबाइंड इफेक्ट जो था F वेक्टर, वो क्या था, F1 प्लस F2 का जो कंबाइंड इफेक्ट था वो एक अलग ही डायरेक्शन में था जो इन दोनों से सिमिलर नहीं था। तो ये जो वेक्टर है F वेक्टर, इस तरह के वेक्टर को हम क्या बोलेंगे, इट इज द रिजल्टेंट ऑफ F1 एंड F2। ठीक है, तो यहां पे इसी तरीके से हमें एक वेक्टर गिवन है A वेक्टर और दूसरा वेक्टर गिवन है B वेक्टर। अब इन दोनों वेक्टर का हमें क्या निकालना है, रिजल्टेंट निकालना है। तो ये लॉ क्या बोलता है कि आप जिस डायरेक्शन में मूव कर रहे थे, है ना, आप A में गए और B में गए, तो B के हेड को आप A की टेल से जोड़ सकते हो। ठीक है, इस तरह से मैं इनको जोड़ देता हूं, तो ये क्या हो गया, ये मेरा रिजल्टेंट वेक्टर आ गया। ठीक है, अब ये समझना पड़ेगा कि इसका डायरेक्शन क्या होगा, तो जिस डायरेक्शन में हम मूव कर रहे थे उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जो कंप्लीट करता है इस ट्रायंगल को, उसे हम क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर। तो ये हो गया मेरा सी वेक्टर, और यहां पे मैं बोलूंगा कि सी वेक्टर इज रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। So the third vector which joins the first and the second vector in the counter direction, ठीक है, उसको हम रिजल्टेंट बोलते हैं। इसकी अब देखो कई तरह के एग्जांपल दे सकता हूं।
इस एग्जाम्पल में क्या था कि ए वेक्टर और बी वेक्टर ऐसे अरेंज थे कि यहां पे इसका जो हेड था वो बी के टेल से कोइंसाइड कर रहा था, ठीक है। तो यहां पे निकालना आसान था, बट आप ऐसे भी सोच सकते हो कि लेट अस से हमें एक वेक्टर गिवन है ए वेक्टर इस तरह से, और मुझे ऐसा आर्बिट्री दूसरा वेक्टर गिवन है बी इस डायरेक्शन में। जब ए और बी वेक्टर अलग अलग दिए हुए हैं तो इन दोनों को हम ऐड कैसे करेंगे? तो अभी हमने क्या पढ़ा कॉन्सेप्ट पैरेलल ट्रांजिशन का, कि अगर मैं पैरेलली ट्रांसपोर्ट करूंगा एक वेक्टर को बिना मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज किए तो वेक्टर तो बदलेगा नहीं। मैं क्या करता हूं, मैं इसको इस तरह से बना लेता हूं, ये हो गया मेरा ए वेक्टर, और मैं बी वेक्टर को पैरेलली ट्रांसपोर्ट कर देता हूं, ये हो गया मेरा बी वेक्टर। अब आप देखो किस डायरेक्शन मूव कर रहे हैं हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो जो थर्ड वेक्टर होगा जो इनको ज्वाइन करेगा, ठीक है, और क्लॉकवाइज नहीं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ज्वाइन करेगा, मतलब ऐसे, वो हमारा क्या होगा, रिजल्टेंट होगा। तो सी जो है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। यहां पे जो सी वेक्टर है वो क्या है, वो रिजल्टेंट है ना। सी हमारा क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर है। तो इस तरीके से हम दो वेक्टर का सम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन की अपनी कुछ लिमिटेशन है, ये हमें सेंस देता है कि किस डायरेक्शन में थर्ड वेक्टर होगा, मतलब इनका रिजल्टेंट होगा। ये आप इसकी लेंथ को देख के आप एक अप्रोक्सीमेट आइडिया निकाल सकते हो इसके मैग्नीट्यूड का। लेट अस से कि हमें बोला गया है कि ए जो है इसका जो मैग्नीट्यूड वाला पार्ट था वो था 2 यूनिट्स, है ना, और बी जो था उसका मैग्नीट्यूड वाला पार्ट क्या था, 3 यूनिट्स। तो सी का मैग्नीट्यूड जो होगा उसका हम एक अप्रोक्सीमेट आइडिया तो ले सकते हैं, बट एग्जैक्ट वैल्यू यहां पे फाइंड आउट नहीं कर सकते, ठीक है। और आप यहां पे एक देख रहे होंगे कि मैंने एक अलग सिंबल यूज किया है। लेट अस से ए वेक्टर गिवन था, तो इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए मैंने एक मॉड्यूलस फंक्शन को यूज किया है, जो मैथ्स में हम मॉड फंक्शन बोलते हैं, मैंने उसका यूज किया है। तो ये तरीका होता है किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने का, किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को समझने का ये तरीका होता है। तो यहां जो सी वेक्टर है वो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होगा, ठीक है। तो यहां पे हमने ए प्लस बी निकाल लिया। अब लेटेस्ट से इसी क्वेश्चन में कोई हमसे ये पूछे कि भाई ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्या होगा, तो उसे कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो आप देखो कि अगर बी वेक्टर इस तरह से है तो माइनस बी वेक्टर इस तरह से होगा। अगर बी वेक्टर इस तरह से था तो माइनस बी वेक्टर ऐसा होगा, और माइनस बी वेक्टर ऐसा होगा। तो मैं क्या करता हूं, वापस मैं वही रूल्स को यूज करूंगा ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन के। मतलब कौन से रूल्स, कि पहले वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर का टेल एडजॉइनिंग होना चाहिए, वहीं पे कोइंसाइड करना चाहिए। तो मैं लूंगा वेक्टर ए को इस तरह से, और मैं लूंगा माइनस बी वेक्टर को इस तरह से, ठीक है, और जो थर्ड ज्वाइन करेगा। अब आप देखो यहां पे किस तरह से मूव कर रहे थे हम, ए से बी जाने के लिए एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे थे। तो जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आंसर आएगा, मैं यहां पे बोलता हूं डी वेक्टर, तो डी वेक्टर क्या होगा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो हमने ये कैसे फाइंड आउट किया, क्योंकि देखो ए माइनस बी को तो मैं ऐसे भी लिख सकता था ना, कि ए वेक्टर प्लस माइनस ऑफ बी वेक्टर। तो मैंने माइनस बी वेक्टर को फाइंड आउट कर लिया और ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन को यूज करके इसका रिजल्टेंट निकालिए। तो ये जो डी वेक्टर हमारे पास आंसर आ रहा है वो हमें क्या बता रहा है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का आंसर। तो बच्चों जैसे मैंने आपको बोला कि ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन को पढ़ के हम एक आइडिया निकाल सकते हैं रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में होगा और उसका अप्रोक्सीमेटली क्या मैग्नीट्यूड हो सकता है। बट हम एग्जैक्ट आंसर निकालने के लिए कि एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड क्या होगा, हम इसके आगे एक और रूल पढ़ेंगे जिसका नाम होता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। तो ये बस कुछ नहीं, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन का ही एक एक्सटेंशन है जिससे हम प्रिसाइज वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम पढ़ते हैं वो अगली क्लास में। हैव अ नाइस डे।